हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम पहले साहित्यकारों के बारे में कर चुके हैं, यूरोपीय साहित्यकारों के बारे में। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कला के क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि यूरोप महाद्वीप के अंदर कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। और इसमें बताया गया कि मध्यकाल में कला का अपना कोई अस्तित्व नहीं था या कला स्वतंत्र नहीं थी। इसमें मौलिकता और सुंदरता का अभाव था, लेकिन पुनर्जागरण काल में कला और धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई थी, जिसके कारण कला का विकास हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से यथार्थवाद में शरीर विज्ञान, रेखा गणित और भौतिकी और सौंदर्य पर बल दिया गया है। तो चित्रकला की बात करें इसमें हम, जिसमें सबसे पहले मध्यकाल में चित्रकला के बारे में बताया गया है कि मध्यकाल में जो चित्रकला थी वो जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उस समय केवल ईसा मसीह संबंध चित्र ही बनाए जाते थे। ये चित्र बिल्कुल सादा होते थे। इसके अलावा दूसरा होता है इसमें निश्चित रंगों का प्रयोग। मध्यकाल में चित्र बनाने के लिए निश्चित रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार जो चित्रकला थी उस समय उसका जो एरिया था वो सीमित क्षेत्र माना गया था। पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। विभिन्न प्राकृतिक चित्रों का निर्माण किया गया। इसमें अधिक चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, पक्के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मानव जीवन और प्रकृति के बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर चित्रों का निर्माण किया गया। तो इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ चित्रकार दिए गए हमारे। इसमें सबसे पहले आता है जोटो, जिनका समय है 1267 से और 1337 ईस्वी के बीच माना गया है। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। ये इटली का एक महान चित्रकार था। चित्रकला को नई दिशा देने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और इन्होंने अत्यंत सुंदर प्राकृतिक चित्रों का निर्माण किया गया है, जो बिल्कुल देखने में सजीव लगते हैं। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध जो चित्र या कृति है जिसका नाम असिस, और इसमें उन्होंने ईसाई धर्म के भगवान बाल ईसा मसीह का इस चित्र के अंदर उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने चर्च में अनेक दीवारों पर चित्र बनाए और इन चित्रों को बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के नए रंगों का प्रयोग किया है। और ये एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने आने वाले चित्रकारों को एक नई प्रेरणा दी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, जिनका समय 1452 से और 1519 के बीच माना गया है। ये भी एक महान चित्रकार, एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति माने गए। ये एक कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार और संगीतकार भी माने गए थे। बहुप्रतिभा व्यक्ति वह व्यक्ति जिसका अनेक क्षेत्रों में काफ़ी योगदान रहा हो, उसे बहुप्रतिभाशाली के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंसी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1452 ईस्वी में फ्लोरेंस के में इटली का जो एक प्रसिद्ध नगर है वहाँ पर हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में सबसे जो प्रसिद्ध माने गए हैं मोनालिसा और दूसरा था जी लास्ट सफ़र। ये दो चित्र जो विश्व प्रसिद्ध चित्र माने गए। मोनालिसा के अंदर एक साधारण स्त्री का चित्र बनाया गया है और इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को लगभग 4 वर्ष का समय लगा था, जो देखने में ऐसे सजीव प्रतीत होती है। और मोनालिसा की मुस्कान इतनी मधुर है कि इसे देखने वाला व्यक्ति चकित रह जाता है। इसके अलावा उनका दूसरा जो चित्र है दी लास्ट सफ़र,
जिसमें उन्होंने ईसा मसीह का चित्र प्रदर्शित किया है और इसे बनाने में उन्हें लगभग 3 वर्ष का समय लगा है। और ये लास्ट सपर नामक चित्र उन्होंने सेंट मेरियम के गिरजाघर की दीवारों पर बनाया है। इसमें ईसा मसीह को उनके साथियों के साथ एक मेज पर अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे चित्रकार, इसमें आते अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर की गणना विश्व के चित्रकारों में की जाती है और ये जर्मनी के प्रसिद्ध चित्रकारों में माने जाते हैं। बचपन से इनकी रुचि चित्रकारी में रही है और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है प्रार्थना रथ हस्त, जो 1508 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस चित्र के अंदर उन्होंने 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति के आभास के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ, जिसमें है हमारे माइकल एंजेलो बुओनारोती, जिनका समय दिया गया है 1475 से और 1564 ईस्वी में। इनके जन्म की बात करें तो 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये एक महान प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उन्होंने एक श्रेष्ठ चित्रकार, प्रवीण मूर्तिकार, कुशल भवन निर्माता और उच्च कोटि के कवियों के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनका नाम रोम के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर बनाए गए लगभग 145 चित्रों के कारण सदैव के लिए अमर हो गया था। और उनके प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो इसमें लास्ट जजमेंट जो चित्र है वो दिया गया, जिसे बनाने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा है और इसे उन्होंने गिरजाघर या चर्च की दीवार पर इसका निर्माण किया गया था। यह निसंदेह संसार के उच्च चित्रों में से एक माना जाता है। अगला आता है हमारा भवन निर्माण कला के बारे में, कि भवन निर्माण कला में क्या क्या प्रगति हुई थी मध्यकाल के अंतर्गत। तो इसमें बात करें तो मध्यकाल में प्रचलित गौतिक शैली को छोड़ दिया गया था और नए भवनों के निर्माण के लिए नई शैली, जिसे शास्त्रीय शैली के नाम से जाना है, उसका प्रयोग किया गया है। इस शैली में डिजाइन, सजावट, विशालता और भव्यता पर काफ़ी बल दिया गया है। इसमें शिल्पकारों और चित्रकारों ने भवनों को गुंबदों, चित्रों और मूर्तियों से भी सुसज्जित किया है। जिसमें पहले हमारे सबसे पहले जो भवन निर्माता हैं, जिनका नाम है फिलिप्पो बुर्नोलेसी, जिनका समय 1377 से और 1446 ईस्वी के माना जाता है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता माने गए और इन्होंने गौतिक शैली की अपेक्षा शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया है। और भवन निर्माण कला के संबंध में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। 1436 ईस्वी में उन्होंने दी ड्यूमा नामक गुम्बद का निर्माण किया था, जो अपनी विशालता और भव्यता के कारण विश्व प्रसिद्ध माना गया था। जिसके कारण इस गुम्बद के कारण फिलिप्पो बुर्नेलेसी का नाम सदैव के लिए इतिहास में अमर हो गया। और ये एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने आने वाले भवन निर्माताओं को प्रेरणा देने का काम किया है। अगले आते हैं हमारे दोनातल्लो। जो 1386 से 1466 ईस्वी के समय के प्रसिद्ध चित्रकार माने गए। इनका जन्म 1386 ईस्वी में हुआ था। एक महान मूर्तिकार थे और 1416 ईस्वी में इन्होंने एक मूर्तिकला बनाने में एक नई शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने बहुत सारे देशों की शैलियों का अध्ययन किया है, मूर्तियों का अध्ययन किया है। मानव जीवन से संबंधित उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में फ्लोरेंस में बनाई गई यंग एंजल्स नामक मूर्ति, जो उन्होंने फ्लोरेंस इटली के अंदर बनाई थी, जो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है।
इसके अलावा उन्होंने पादुआ के जनरल गाटामेलाटा में वेनिस के सेंट मार्क मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया था। वेनिस क्षेत्र के अंदर ये मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक मानी जाती हैं। और इन मूर्तियों को देखकर दोनातेल्लो की दक्षता का प्रमाण हम लगा सकते हैं कि वो कितने बहुप्रतिभाशाली चित्रकार माने गए थे। आ गया था इसमें माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की बात करें तो माइकल एंजेलो 1475 से और 1564 के बीच के चित्रकार और मूर्तिकार माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी मूर्ति कला और भवन निर्माण कला में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्होंने अनेक भवन और भव्य सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। दो मूर्तियां थी इनकी जो जिनके कारण ये विश्व प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें नाम दिया गया है दी पाइटा जो 16 फीट ऊंची थी, और दूसरी आती है डेविड की कांस्य मूर्ति जो लगभग 13 फुट ऊंची मानी गई हैं। ये अपनी विशालता के कारण विश्व प्रसिद्ध मानी गई हैं। जो दीपाइटा नामक मूर्ति है उसमें मेरी को ईसा मसीह के मृतक शरीर को गोद में लिए हुए दर्शाया गया है। जो उनकी दूसरी डेविड की कांस्य मूर्ति जो उसकी ऊंचाई 13 फुट है, जो विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक मानी जाती है। और ये विश्व के पुनर्जागरण काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक मानी गई हैं। इसके अलावा माइकल एंजेलो की सेंट पीटर गिरजाघर के गुम्बद का भव्य डिजाइन तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, जो विश्व प्रसिद्ध माना गया है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम यूरोप के अंदर किस प्रकार चित्रकला और भवन निर्माण कला की में प्रगति हुई है। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।